मैं हूं गौतम राणेसागर, आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो, दर्द भारत का हाल क्या है, आज उसी पे बात करेंगे। और आज का मुद्दा है कोरोना। ये कोरोना भाजपा की ताबूत बनेगा, क्योंकि अभी तक इस देश ने सिर्फ ये सोचा है कि समस्या क्या है। इस देश ने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि समस्या से निपटना कैसे। इसीलिए हमने कार्यक्रम शुरू किया, सोच बदलो देश बदलो। सोच नहीं बदलती तो देश नहीं बदलता है। एक नाम आपने सुना होगा, माइकल फेल्प्स। उस व्यक्ति ने 28 मेडल जीते हैं स्विमिंग में। और जब वो छोटा था तो हैंडीकैप था, तो उसके घर वालों ने कहना शुरू किया कि ये शायद हमारे ऊपर बोझ होगा। लेकिन उसने कहा, लेट मी ग्रो, वन डे यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय माय नेम। और यही कॉन्फिडेंस आज हमें पैदा करना है। जब उस व्यक्ति ने एक ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल जीते, तो लोगों ने आकर के उसे बधाई दिया और ये कहा कि फेल्प्स, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। उसने ये कहा कि आपको हिस्ट्री दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि 15 साल लगे हैं मुझे तैयारी करने में, और उस 15 साल में 15 सेकंड मिलते हैं हमें प्रदर्शन करने के लिए। 15 सेकंड में हमें पूरा प्रदर्शन करना पड़ता। उस 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल से लगातार मैं 18 घंटे स्विमिंग पूल में रहता हूं। ये बताने के पीछे सिर्फ हमारा मकसद ये था कि अब हम आप समझ जाएं कि जब हमें अपना रिजल्ट हासिल करना है तो हमें काम कितने करने की जरूरत होगी। आज जो स्थिति है कि आज हमारे देश में ये बताया गया, हमारे देश के प्रधान सेवक ने बता दिया कि 80 करोड़ लोगों को अक्टूबर माह तक वो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चना देंगे। 1 किलो चने के साथ, जब 5 किलो गेहूं या चावल जो भी ऑप्शन हो ले लें, और 1 किलो चने के साथ। तो अब समझने की जरूरत है कि जो देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा था, अब क्या 80 करोड़ भिखारियों का ये देश हो गया है क्या? इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और चर्चा पे आगे बढ़ाने से पहले सभी अतिथियों का स्वागत करें और सभी अतिथियों का देश के दर्शकों के सामने आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लीग के। आपका सुलेमान साहब दर्द भारत में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे जो साथी हैं योगेंद्र कुमार नीरज जी, ये समाज विज्ञानी हैं, समाज की नस बड़ी बारीकी से टटोलते हैं, और उस नब्ज में धड़कने क्या है ये भी बड़ी बारीकी से टटोलते हैं। तो योगेंद्र कुमार नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे हमारे साथी हैं जावेद अहमद खान साहब, जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं और आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जावेद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम आएंगे सुलेमान साहब के पास। सुलेमान साहब, हम ये समझने की कोशिश करते हैं और देश के दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जो देश $5 ट्रिलियन का देश बन रहा था, नया भारत बन रहा था, और आज नया भारत बनते बनते 80 करोड़ भिखारियों का देश बन गया है क्या? सुलेमान साहब, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं सका, एक फोन आ गया था, रिपीट कीजिए गौतम साहब। सुलेमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं और देश के दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं
कि जो देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा था, नए भारत के सपने दिखाए जा रहे थे, नए भारत की कहानी लिखी जाने वाली थी, उस भारत में ये कहा जा रहा कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं या चावल देंगे, जो भी वो चूज करना चाहे, जो भी चयन करना चाहे, और 1 किलो चने के साथ। क्या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते बनते हमारा देश भिखारियों का देश बन गया है क्या? सुलेमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम राणे साहब, मुझे अवसर देने के लिए आपके दर्द भारत वार्ता में। सही बात तो ये है कि ये $5 ट्रिलियन की आर्थिक स्थिति सुधारने का दावा ही था, ये मात्र जुमला था, इसलिए कि उसका अगर आधार होता तो फिर उसके बाकायदे डाटास के बुनियाद पर वो बात करते। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं उनके बारे में आम चर्चा है, आम राय है कि वो जुमलेबाज है। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि डिग्निफाइड कुर्सी पर बैठे हैं प्रधान सेवक हैं, तो उनको लोग फेंकू भी कहते हैं कि जुमले फेंकते हैं वो, और गंभीरता से उसको कंक्लूड नहीं करते जो वो कहते हैं। आप जानते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि हम बांग्लादेश, नेपाल और छोटे छोटे देशों के बराबर खड़े हो गए हों, हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में उनके बराबर या उनके नीचे जा रही हो, वो ये दावा करे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लेंगे या करने जा रहे हैं, ये दावा ही सही नहीं था। जहां तक बात है 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बनाने की, ये सरकार देखिए जन विरोधी सरकार है, चंद लोगों के हित को साधने वाली सरकार है। लिहाजा इसके सामने, इसके समक्ष जनता का हित नहीं है। भिखमंगा बन जाने में इनका अपना हित है कि उनके ऊपर आधारित हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं, और वो एक वक्त का खाना खाने के लिए इनके 5 किलो चावल या गेहूं या 1 किलो चना के पर आश्रित रहें। अगर ये आत्मनिर्भरता की बात जो करते हैं, अगर ऐसी सही बात होती तो ये नहीं कहते कि हम अक्टूबर तक 80 करोड़ रुपयों को दान में आउट ऑफ चैरिटी जिंदा रहने के लिए देंगे, बल्कि ये कहते कि हम इतने हाथों को काम देंगे जो हमारे तमाम बाहर से हमारे मजदूर अपने वतन, अपने गांव, अपने कस्बे में लौटे हैं, उनको नरेगा की योजना के तहत हफ्ते में 4 दिन काम मिलता है। उसमें कितना उनको मिलेगा आप अब समझ सकते हैं। इसलिए कि नरेगा में भी जो भीड़ है वो बढ़ गई है, काम करने वालों की तादाद बढ़ी है, काम के योजनाओं की तादाद नहीं बढ़ी है। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ देश को जागना चाहिए, इनके जुमलों के जुमलेबाजी में ना करके वाकई में हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें सवाल करना चाहिए, हवा के सवाल करने में खतरा है। जो सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है, जो सवाल करता है वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन अगर हम जेल से डरेंगे, अगर इन प्रधान सेवक या उनकी नीतियों पर सवाल नहीं करेंगे, तो हम सब मिलकर देश के अहितकर साबित होंगे, देश प्रेमी साबित नहीं होंगे। देश के सामने बड़े गंभीर संकट का समय है, गंभीर संकट है। एक तरफ पड़ोसियों का हमारे प्रति नफरत, घृणा और दुश्मनों से मिलने की साजिश, उस पर हमारे डिप्लोमेटिक जो परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने है। दूसरा, हमारे अंदरूनी हालात कि विश्वास न हो, जब शासन पर बैठे, कुर्सी पर बैठे प्रधान सेवक विश्वास न हो, तो आप समझ सकते हैं कि मनाभाव स्थिति क्या होती है इस 137 करोड़ जनता की। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन सपनों को दिखाने वालों के बात को, छल कपट को हमें समझना चाहिए, और जो देश के सच्चे सेवक हैं उन्हें जुड़कर खड़े होना चाहिए, ताकि हम वाकई देश को बचा सकें। और जो यथोचित यहाँ की आर्थिक स्थिति को बनाई जा सकती है, वो लोगों के योगदान से बन सकता है, लोगों के हाथों में काम आने से बन सकता है, उद्योगों के पुनर्जीवन देने से बन सकता है। मैं कानपुर का निवासी हूँ। कानपुर में एक टेनरी का बड़ा उद्योग है, तकरीबन 650-700 टेनरियां हैं, लगभग सब बंद हैं।
छोटी छोटी टेनरियां बंद कर दी, चमड़े की उपलब्धि नहीं हो रही है। टेनरियों में 75,000 कार्य करने वाले कर्मचारी थे, वो सब आउट ऑफ जॉब हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है। हर आदमी अगर सब्जी बेचने लगेगा, हर आदमी अगर मकान या झोपड़ी के अपने सामने कुरकुरे चिप्स लगा लेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अगर प्रधान सेवक के कहने के मुताबिक ये हम सब पकौड़ा बेचने लगे, समोसा बेचने लगे, तो इससे देश की इकोनॉमी का क्या होगा? ये हमें समझना जी जी चाहिए, जी 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 जुमलेबाजी जी में नहीं जाना चाहिए। जी जी सुलेमान साहब, योगेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र जी, हम ये समझना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन पब्लिक झेले, सारे नाम्स पब्लिक फॉलो करे, कोरोना टैक्स पब्लिक दे, पेट्रोल पे कोरोना टैक्स पब्लिक दे, हर चीज पे कोरोना टैक्स पब्लिक दे, और बावजूद इसके कि ये सरकार ये कह रही हो कि हमने सबके घर में खाना पहुंचा दिया है, और जब ट्रेन से उनको ले आने की बात थी, उनके घर पहुंचने की बात थी, तो ट्रेन का टिकट भी ये सरकार बकायदा वसूली और दोनों सरकारें लड़ती रही। केंद्र ये कहती रही कि 85% हमने दे दिया, 15% स्टेट का गवर्नमेंट भार होता है, स्टेट देती है। और इसे खुलासा करना जरूरी इसलिए है, फिर आपसे राय लेते हैं, कि वो जो ट्रेन होती है, पहले से ट्रेन घाटे पे चल रही होती है। जो पैसेंजर ट्रेन है वो सारी ट्रेनें घाटे पे चल रही थी। सिर्फ जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे, उसी समय पैसेंजर ट्रेन प्रॉफिट में आई थी, उसके पहले प्रॉफिट में नहीं आई थी। इसके बाद और पहले पैसेंजर ट्रेन घाटे में चलती थी। जो घाटा होता था, उस घाटे को 85% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती थी और 15% स्टेट गवर्नमेंट वहन करती थी। तो इस सरकार ने जो जुमला फेंका, ये कहा कि वो 85%, मतलब जो घाटा हो रहा था उसका, बाकी लोगों ने ट्रेन का टिकट लिया। तो जब जो चीज सामने दिख रही थी, वहां तो उनको ट्रेन से आने की भी छूट नहीं थी, ट्रेन से आने की भी छूट नहीं दी गई। तो जो ये कहा गया कि अक्टूबर तक ये लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटेंगे, या कहीं धरातल पे उतर पाएगा क्या योगेंद्र जी? हाँ राणे साहब, ये बड़ा ही गंभीर मसला आपने सामने रखा। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्वच्छाचारिता से जो कुछ मन में आता है वो करती है। वर्तमान सरकार से जो अपेक्षाएं थी, और इस महामारी के समय कोरोना महामारी को इन्होंने एक अवसर के रूप में लिया है। जहां तक 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात है, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना, ये कमोबेश महामारी के पीछे तो जरूर ये इस तरह की एक मुहिम चलाई है इन्होंने। अगर इस नैरेटिव को आप समझेंगे तो इनके भविष्य की रणनीति भी नजर आती है कि चंद लोगों के बीच में देश की पूरी संपत्ति रहे, और 80 करोड़ मान करके कि यह केवल अपने 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान है। कैसे, वो मैं बताता हूं। वो यूं कि इस सरकार ने कोरोना महामारी के आने के समय कोई भी ऐसा उचित प्रबंध नहीं किया कि यह महामारी आने से पहले रोकी जा सके। हवाई अड्डों पे जितने भी प्रवासी भारतीय आए या विदेश से भारतीय आए, उनकी स्क्रीनिंग होनी थी, वो नहीं किया। दूसरे, ये पता चलने के बाद और विपक्ष के 2 एक बड़े नेताओं के आगाह करने के बावजूद इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और बड़े जोर शोर से ट्रंप के आने पर 100 करोड़ फूंक करके झुग्गी झोपड़ियों को छिपा करके इन्होंने एक नर्तन किया गुजरात में, और वहां पर इस महामारी को फैलने का एक और रास्ता दे। तीसरी चीज, आप ये कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को भोजन देने की बात, जो सरकार ऐसी मानसिकता से ग्रस्त हो जिसने 5,50,000 करोड़ अमूलतः
व्यापारियों का या बड़े कारपोरेट्स का तो माफ कर दिया, उसमें इसको तनिक सा भी कोई लेश मात्र समय नहीं लगा और विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया। लेकिन मात्र 10 लाख मजदूरों को जो अपने घर जाना चाहते थे, जो भोजन बिना मरने लगे थे, वो किराएदारी के रूप में जहां रहते थे वहां के मकान मालिक परेशान करने लगे थे। वो स्थितियों से आगे जाकर के मजबूरन सड़क पर आ गए और उन्होंने लॉकडाउन के बीच में अपना प्रस्थान करना शुरू कर दिया। उनकी सारी की सारी एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो खर्चे रेल के आते थे वो मात्र 100 करोड़ थे। उस 100 करोड़ के लिए वो नंगा नृत्य किया इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 85% हम वहन करेंगे, 15% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अरे भाई, तुम्हें अगर गरीबों का इतना ही दर्द तो उनको घर तो पहुंचा देते, बाद में ये बंटवारा कर लेते। दूसरी चीज, लाखों करोड़ रुपए आपको जो फूंकने में समय नहीं लगता, गरीबों के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च करने में पेट में दर्द होने लगता है। इससे स्वयं ये सिद्ध होता है ये सरकार गरीबों की हिफाजत करने वाली नहीं, गरीबों की देखरेख करने वाली नहीं, ये गरीबों की हत्यारी सरकार। वो इस तरह कि इस लॉकडाउन के बीच में जितने भी प्रवासी मजदूर अपने घरों को जा रहे थे, कोई ट्रेन से कट के मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, कोई पुल से कूद के मरा, जाने सैकड़ों जाने, लेकिन सरकार ने कुछ भी संज्ञान नहीं। इस पे इस देश की एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना था, लेकिन वो भी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्वेच्छाचारिता से स्वच्छंद है, वैसे ही बेलगाम जो है यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, उसको ये दिखाई नहीं देता है एक लड़की अगर रात में अकेली घूमती है और उसके साथ एक जघन्य कांड होता है जो उचित नहीं है, उसका संज्ञान तो हो जाता है, लेकिन हजारों परिवार जिसमें सड़क पे प्रसव हो जाता है, अपने बच्चे की लाश को छोड़ करके एक माँ बाप चल देते हैं, जो भूख से बिलबिलाते व्यक्ति सड़क पे मरे हुए जानवर खाने लगते हैं, वो इसी महामारी के बीच हुआ है। और लाखों करोड़ों लोगों ने इस तरह के वीडियोस देखे हैं। आपने असुरक्षा की वो भावना पर पैदा कर दी इन गरीब तबके में, जो 80 करोड़ की तादाद लेकर के आप आए हैं। वो इसलिए आए कि आपको सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के चुनाव दिखाई दे। इनकी ये जुमलेबाजी है, और ये वैसी ही जुमलेबाजी है जिस तरह से 15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते में आ रहे थे, वैसे ही जुमलेबाजी है जैसे कि एक के बदले 10 सीरियल आ रहे थे पाकिस्तान से। और आश्चर्य की बात, छोटे छोटे मुट्ठी भर के देश, चाहे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या नेपाल है, जिनकी की संख्या हमारे एक प्रदेश के बराबर भी नहीं है, उन प्रदेशों की कंपैरिजन करके इस देश में एक नई दिशा, नया आयाम खड़ा करते हैं, और वो है लोगों को गुमराह करने। इन गरीबों की देखरेख के लिए जो 5 किलो अनाज की बात है, क्या 5 किलो अनाज में कोई भी परिवार जी पाएगा? 80 करोड़ लोग एक परिवार में क्या ये बोरियां देंगे? वो कुछ लोगों को मिलेगा और उसके बाद इनके फेक आंकड़े आएंगे, ठीक वैसे ही आएंगे जैसे कि इस समय कोरोना की जांच के आ रहे हैं। 1% भी जिस देश में कैपेसिटी नहीं है अपने नागरिकों के कोरोना टेस्ट कराने की, और वो अपनी पीठ थपथपाता है कि हमने रिकवरी में इतने परसेंट, 50% से ऊपर जो है हमारी जो है लाइनअप स्थिति चल रही है, जबकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में कोरोना से ग्रस्त है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा जो अपना मत है वो ये है, कोरोना को इस सरकार ने एक अवसर के रूप में चुना है, और कोरोना के नाम पर इसने फंड का दुरुपयोग किया है, उसका डाइवर्जन किया है। इसमें 350 करोड़ तो इसने ले लिया है, 1,76,000 करोड़ तो लिया है इसने रिजर्व बैंक से। पीएम केयर फंड बना करके इसने जो पैसा लिया है उसका कोई ब्यौरा सामने वस्तुतः के रूप में। योगेश जी, फिर हम आपके पास आएंगे, फिर हम आते हैं, जावेद जी को एक बार शामिल कर ले, फिर आपके पास लौट करके आते हैं। जावेद जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बात उभर करके आ रही है और सभी लोग कह रहे हैं ये जुमलेबाजी है। जावेद जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है।
ये जो जुमलेबाजी है, तो सरकार बार बार जुमलेबाजी करती है और लोग जुमलेबाजी में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या सरकार, दोष आखिर किसका है? जब समझ में आ गया कि सरकार जुमलेबाज है और लोग जुमलेबाजी में फंसते हैं, तो लोग फंसते हैं या फंसाए जाते हैं, ये जरा समझाने की कोशिश करिए जावेद जी। ये निश्चित रूप से अब तो इसका नाम जो है बीजिंग जुमला पार्टी कर देना चाहिए। जी जी जावेद जी। जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये लोग लोगों को फंसाते हैं, ये उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, अब हालात जमीन के दूसरे हो चुके हैं। इस कोरोना काल में ही जावेद जी की आवाज, मुझे लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऑडियो उनका ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो जावेद जी की आवाज आ नहीं पा रही, फिर से हम जावेद जी को शामिल करेंगे। और ये जो अभी बार बार बात आ रही है कहीं दो बार कि लगातार इस देश के अंदर वो उस विचारधारा के साथ ये सरकार काम कर रही है कि जिसके एजेंडे में जनता नहीं है, जनता उसके उस एजेंडे में है। इस जनता को किस तरीके से एक समय की रोटी के लिए परेशान किया जाए, ये एक वक्त की रोटी को ही अपना विकास समझ ले, एक वक्त की रोटी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए और वो एक समय की रोटी खाकर अपने को भाग्यशाली समझता रहे, अपने को नसीब वाला समझता रहे। ये सरकार ने लगातार करने का काम किया है। इस सरकार के एजेंडे में अगर किसी का विकास है तो वो है कॉर्पोरेट सेक्टर का। इस सरकार को किसी चीज से लेना देना नहीं है कि देश की सुरक्षा का क्या होगा, देश के ऊपर जो बाहरी जो खतरे हैं उससे हम कैसे निपटेंगे, इस देश को हम विकास के रास्ते पर किस तरीके से ले जाएंगे, इस देश में दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गांव हो, गरीब हो, वो इसके एजेंडे में नहीं है। और जब ये लोग उसके एजेंडे में नहीं है तो वो सरकार नहीं चल सकती। 59 है, देखिए ये किस तरीके का काम करते हैं। 59 जो चाइनीज ऐप थे उनको इन्होंने प्रतिबंधित किया, लेकिन पेटीएम को क्यों नहीं किया गया? पेटीएम पर तो चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा का 40% शेयर है। आखिर ये मुनाफा जा कहां पर रहा है? और इस सरकार के जो बहुत करीब का जो कारपोरेट घराने हैं उनके भी फायदे, उनके हित चीन के साथ जुड़े हुए हैं। चीन ने लगातार भारत की अस्मिता पर, हमारी सीमाओं पर जिस तरीके से आक्रमण किया है, जरा आप समझने का प्रयास करिए कि सरकार स्वयं मान रही है लेकिन बंद जबान मान रही है कि पिछले नहीं हो पाया था। तो आप अपना जवाब पूरा करें। और जवाब जानना ये चाह रहे थे कि जब सरकार बार बार जुमले ही गढ़ रही है और जुमले गढ़ने के आधार पे आगे बढ़ रही है और वो जुमले गढ़ने में सफल हो जाती है और पूरा देश जुमलों में पूरी तरह से फंस जाता है या फंसा दिया जाता है, ये आखिर गेम क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। देखिए, इसके बड़े छोटे छोटे उदाहरण हैं कि हर मामले में जिस तरीके से इस देश के सौहार्द को, इस देश के भाईचारे को नफरत में तब्दील करने का काम ये सरकार बड़ी आसानी से कर ले जाती है और वहीं पर इस देश के लोग, भोले भाले लोग फंसा लिए जाते हैं। लेकिन ये जो हालात हैं ये बदले हैं जमीन पर, ये जुमलों के आगे कभी नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ रोजगार, एक फैक्ट्री लगी नहीं, एक कारखाना लगा नहीं, जो चल रहे थे वो सब बंद होते जा रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने बंद हुए, एक कारखाना नहीं लगा पाए। आप 1.25 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार दे देंगे, क्या तमाशा है? और उसको किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है, हर तरफ जो है वाहवाही हो रही है। लेकिन इन वाहवाहियों का अब जमीन पर कोई असर होने नहीं जा रहा है। ये नफरत का जो बीज पूरे देश के अंदर ये लोग जो है डालने का काम कर रहे थे, वो नफरत का बीज अब खत्म होता जा रहा है।
लोगों को समझ में आ गया है कि इस सरकार ने 6 साल में जिस तरीके से समाज को पीछे किया है, समाज को लड़ाने का काम किया है, इस देश के विकास को, इस देश की आर्थिक स्थितियों को किस तरीके से तबाह और बर्बाद किया है, वो ये देश जान चुका है। कहीं पर भी आप बताइए, जो कुछ ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं तो इस देश में साइकिल से लोग हवाई जहाज पर कैसे आए? इस देश में आजादी के पहले एक प्राइवेट एयरलाइंस हुआ करती थी, कलिंगा एयरलाइंस। कलिंगा एयरलाइंस के अलावा कोई प्राइवेट एयरलाइंस नहीं थी। लेकिन आज कितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं इस देश के अंदर? इस देश के अंदर आम आदमी ने भी बड़ा प्रयास करके, बड़ी मेहनत करके वो विकास की दौड़ में शामिल हुआ था, लेकिन उस विकास की दौड़ को पूरी तरीके से खत्म कर देने का जो अभियान चलाया भारतीय जनता पार्टी की बीजिंग जुमला पार्टी ने जिस तरीके से चलाया है, इस देश ने जो हासिल किया था वो सब उसके हाथ से निकल गया है। आप बताइए कि चंद घरानों में जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय इस देश का एक कारपोरेट घराना दुनिया का सबसे बड़ा, देश के लिए एशिया का सबसे मालदार आदमी हो जाता है, जिस लॉकडाउन में लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे, लोग पैदल चल रहे थे, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे। उन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, और वो कारपोरेट सेक्टर जो सरकार का चाहता है, वो एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया। जिस समय सारी इंडस्ट्री ठप थी, जिस समय सारे काम रुके हुए थे, ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, ये किसके संरक्षण में हो रहा है, ये देश ने पूरी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है। हाँ, मैं गौतम जी एक बात निश्चित रूप से जो आपने शुरुआत में कही थी कि यहाँ पर विपक्षी दलों की भी गलतियां हैं। विपक्षी दल भी किस कारण से सरकार के खिलाफ नहीं आए, क्योंकि एक लोगों की जहनियत बन गई है कि हम जब चुनाव आएगा उसके 1 साल पहले, 6 महीने पहले मैदान में आएंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की हो या राज्यों की हो, उसने लगातार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया, इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से अपाहिज बनाने का प्रयास किया, और लोगों को गरीब बनाने का प्रयास किया कि इस देश में जिस तेजी के साथ गरीबी बढ़ेगी, लोग एक समय की रोटी को अपना विकास समझेंगे और उसी को विकास मानकर हमको सत्ता में आसीन रखने का काम करेंगे। ये जो उसकी नीति थी उस पर वो लगभग सफल हुए। लेकिन इस देश की जनता ने, जिसने हमेशा बदलाव के लिए जो बेचैन रहती है, आज फिर एक बार इसी जनता में बदलाव के लिए बेचैनी है। लेकिन जो भी दल इस जनता के दर्द से अपने को शामिल करने का काम करेगा, जो भी दल जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, वही दल इस देश की राजनीति में सफल होगा। ये बहुत दिन नहीं चलेगा। जी जावेद साहब, जो कंधे से कंधा मिला करके चलेगा वही दल सफल होगा। जिस तरह से कभी ये कहा जाता था कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा समाधि बनेगा, लोगों की कांग्रेस की मनरेगा समाधि बनेगा, तो आज ये बात स्पष्ट हो गई हो सकता है इंडिया फाउंडेशन में बहुत सारे पैसे आ गए हों, पीएम केयर फंड में बहुत सारे पैसे आ गए हों, लेकिन जब जरूरत पड़ी केवल 100 करोड़ रुपया भी इस देश के गरीब मजदूरों को, जो पूरी तरह से हलकान थे, परेशान थे, प्रताड़ित थे, दुखी थे, घर जाने के लिए बेचैन बैठे थे, उनको 100 करोड़ रुपए तक की भी व्यवस्था नहीं की गई, और उसमें भी जुमले दिखाने की कोशिश की गई। और आज जब ये कहा गया है कि 80 करोड़ लोगों को अक्टूबर माह तक हम फ्री राशन देंगे, 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं या चावल, जो भी उसे पसंद आए वो ले सकता है, और 1 किलो हम उसके साथ चना भी फ्री देंगे। तो ये समझ में आ गया कि ये जो जुमला पहली बार बोला गया है कि 80 करोड़ लोगों को 5 महीने, अक्टूबर महीने तक हम बैठ करके मुफ्त उनको राशन देंगे, ये निश्चित तौर पे भाजपा की ताबूत बनेगा। ये इस बात का प्रमाण है। आज की जो चर्चा रही, चर्चा से उभर करके
जो बात आई है ये तय हो गया है, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोगों ने ही नहीं बल्कि 110 करोड़ लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से इस कोरोना काल में लॉकडाउन भी पब्लिक सहे, महंगाई भी पब्लिक झेले, टैक्स भी पब्लिक दे, पुलिस के डंडे भी पब्लिक खाए, अब पेट्रोल के दाम पे भी टैक्स पब्लिक दे, और हमें मिलेगा क्या बदले में? जुमला। आपके 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात, एक भी बात अगर जिंदगी में आपने कभी सच बोली होती या एक भी वादा सच आपका निकला होता, चाहे वो नोटबंदी से लेकर के 50 दिन का प्रकरण रहा हो कि अगर मैं 50 दिन में आपकी समस्या का समाधान न कर दूं तो आप लात मार के भगा दीजिएगा। अब लगता है कि इस पब्लिक को पहली बार अपने लात पे भरोसा हो गया है, क्योंकि इस पब्लिक को पहली बार समझ में आया कि जो एक्सप्रेस हाईवे बने थे, हजारों किलोमीटर की दूरी पे बने थे, उस एक्सप्रेस हाईवे को पूरी तरह से गुमान हो गया था कि वो जब तक गाड़ी घोड़े ना हो कोई उसको नाप नहीं सकता। अब पहली बार मजदूरों ने ये दिखा दिया कि एक्सप्रेस वे को 2 पैरों से नापा जा सकता है। तो अब इस देश ने ये भी तय कर दिया है कि अब जुमले को पैरों तरे रौदा जा सकता है। और 80 करोड़ लोगों को जो आपने कहा है कि हम राशन देंगे, तो अब 80 करोड़ लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल कहता है। पहले तो समझ में पहले समझ में ये बात आ रही थी कि हमारे देश के प्रधान सेवक 8 बजे रात कोई चीज बोलते हैं तो हो सकता है सुबह भूल जाते होंगे, और अब 4 बजे भी बोल रहे हैं तब भी वही बात है। तो अब इस देश को समझ में आ गया है कि चाहे 8 बजे रात बोले, चाहे 9 बजे दिन में सुबह बोले, चाहे शाम को सायंकाल 5 बजे बोले, हर समय उनकी स्थितियां एक ही रहती है, मनोदशा एक ही रहती है, और उस मनोदशा से पार नहीं पाया जा सकता। उनके मनोदशा में किसी तरह का बदलाव नहीं आ सकता। उनकी जो मनोदशा है सिर्फ इस देश की संपत्तियों को बेचने की है, इस देश को गिरवी रखने की बात है। और अभी जो तमाम चीजें उभर करके आ रही हैं, इस तरह से लगता है कि कभी हमको ये भी सुनने को न मिल जाए कि शायद लद्दाख हमारे देश का हिस्सा न रहा। अगर इस तरह का होगा तो यहाँ देश के जो सैनिक हैं और देश के जो वासी हैं, कोई भी देशवासी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये जो 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात है, इसका मतलब आपने ये मान लिया है। आपके कागज के पन्ने जो सुहाने कभी दिखते थे, अब वो कागज के पन्ने ये आपको बताने के लिए तैयार हो गए हैं। कागज के पन्ने आप बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आपने रोजगार छीन करके भिखारी बना दिया है, और उन भिखारियों को आपके 5 किलो अनाज पे टिकना पड़ेगा। ये तो गनीमत है अगर आप 4 बजे शाम को ये बात कर रहे थे, नहीं तो 8 बजे अगर ये अनाउंसमेंट करते तो निश्चित तौर पे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात आप न करते। शायद 80 करोड़ परिवारों को राशन देने की भी बात कर सकते। आप कुछ भी बोल सकते हैं। हे दया निधान, हे कृपा निधान, आपकी तो महिमा इतनी है कि चारों तरफ महिमा ही महिमा है, धरातल पर दिखती नहीं है। बहुत सारे लोगों की जो भी अलौकिक शक्तियां हैं उनकी ताकत नहीं दिखती, और उसी में आप भी शरीक हैं, इसलिए आपकी भी शक्तियां नहीं दिखती हैं। और लेकिन ये आप मान लीजिए कि भाजपा का ताबूत बनेगा ये जुमला, और निश्चित तौर पे ताबूत बनेगा। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अतिथियों का साथ हमारे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दर्शकों का अभिनंदन, और सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।